दोस्तों आज मैं आपके लिए मेरा मोस्ट फेवरेट टॉपिक लेकर आया हूँ, मिसिंग 411। इस वीडियो में बताए गए कुछ ऐसे भयानक और डरावने किस्से हैं जिनके बारे में माना जाता है कि ये बिल्कुल सच्चे और असली हॉरर इंसिडेंट्स हैं। आज की कहानियाँ सुन के आपको ज़रूर मज़ा आएगा। बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए हेडफोन्स लगाकर ये कहानियाँ सुने। तो चलिए कहानियों की ओर बढ़ते हैं। इस दुनिया में ऐसे कई बड़े और घने जंगल हैं जिनके राज इतने गहरे होते हैं कि हम इंसान उन्हें आज तक समझ नहीं पाए हैं। दुनिया भर के कुछ जंगलों में गए हुए लोग कभी कभी ऐसे गायब और खो जाते हैं, और अगर कभी वो मिलते भी हैं तो ऐसी हालत में मिलते हैं जिसके पीछे कोई एक्सप्लेनेशन होती ही नहीं। इस बात पर ध्यान देना ज़रूरी है कि ऐसे हादसे हमेशा जंगलों और उनके आसपास वाले ग्रामीण इलाकों में ही होते हैं। ऐसी जगहें जहां दूर दूर तक ना कोई इंसानी बस्ती होती है और ना ही किसी का नामो निशान। अब ये सबसे पहली घटना एक ऐसी घटना है जिसने बस एक ही पल में एक पूरे परिवार को तबाह करके रख दिया था। वे एक दूर दराज खेत में काम कर रहे एक बैरी पिकर हमें बताते हैं। वो फार्मर हर सुबह की तरह एक सुबह खेत में अपने 2 बच्चों के साथ काम कर रहे थे। उसकी बीवी उनके खेत के पास वाले छोटे से घर के अंदर ही थी और वो तीनों बाहर, यानी कि वो फार्मर और उसके 2 बच्चे रिक और टॉम बाहर खेत में ही काम कर रहे थे। तो अब उस फार्मर के दोनों बच्चे बैरीज को निकालने के लिए खेत में थोड़ा सा आगे की ओर चले गए, और वो फार्मर बताता है कि उसकी नज़रें उसके बच्चों से सिर्फ 5 सेकंड्स के लिए ही हटी होगी कि तभी जब उसने वापस अपने बच्चों की ओर देखा तो वो बिल्कुल हैरान रह गया। उसने देखा कि उसके बच्चे अब वहाँ नहीं थे। रिक और टॉम दोनों ही अब खेत से बिल्कुल गायब हो चुके थे। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि जहां से वो गायब हुए थे वहां दूर दूर तक सिर्फ खेत ही थे। तो वो ऐसे कैसे सिर्फ 5 सेकंड्स के अंदर ही कहीं गायब हो सकते थे। वो फार्मर बताता है कि उसने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब उन दोनों का वजूद पूरे तरीके से मिट चुका था। उस फार्मर ने खेत के हर एक कोने को देखा कि शायद कोई गड्ढा होगा जहां वो दोनों गिर गए होंगे, लेकिन नहीं, पूरे खेत में ऐसा कोई भी गड्ढा नहीं था और ना ही कोई ऐसी जगह जहां वो दोनों गिर सकते थे। ये सब होने के बाद उस फार्मर ने वहां के लॉ एंड एनफोर्समेंट को कॉल लगाया था, और उसके बाद पास वाले जंगल के फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर्स उन बच्चों को ढूंढने आ गए थे। खोज बहुत जल्दी ही शुरू कर दी गई थी। उस फार्मर की वाइफ का तो रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन काफ़ी ढूंढने के बाद भी वो दोनों बच्चे अब कहीं नजर नहीं आ रहे थे। ताजुब की बात थी, क्योंकि ना ही तो उन दोनों बच्चों की गंध खोजी कुत्तों को कहीं मिल पा रही थी और ना ही उनसे जुड़ी कोई भी चीज़ का कोई नामो निशान दिख पा रहा था। यहाँ तक कि उनके कपड़े का एक टुकड़ा भी नहीं मिल पाया था। ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों बच्चों को ज़मीन ने ही निकल लिया। एक बार को पुलिस वालों ने सोचा कि ये सब काम किसी जानवर का ही हो सकता है, लेकिन जहाँ से वो दोनों बच्चे गायब हुए थे वहाँ से जंगल काफ़ी दूरी पर था, और सिर्फ 5 सेकंड्स के अंदर 2 बच्चों का बिल्कुल यूँ गायब हो जाना, ये सब किसी जानवर की क्षमता की बात थी ही नहीं। इसके अलावा इस केस से जुड़ी एक और बहुत अजीब बात थी कि कुछ दिनों सर्च करने के बाद उन सर्विस ऑफिसर्स ने अचानक से उस केस को अवॉइड करना शुरू कर दिया, जैसे कि उन्हें नई नई कुछ खबर या ऑर्डर्स मिले हों। कोई नहीं जानता था कि क्या सच है, क्योंकि ये जो खेत था इसके आसपास कोई रिहायशी इलाका भी नहीं था। सबसे पास वाला शहर करीबन 20-25 किलोमीटर की दूरी पर ही था, और इस घटना के बाद से वहां तक भी कुछ खबरें पहुंच चुकी थी। उस समय उस शहर में रह रहे एक ऑफिसर ने रेडियो पर एक बहुत बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था, इन जंगलों में कुछ ऐसी शक्तियां रहती हैं जिनकी कल्पना ना तो तुम कर सकते हो और ना ही मैं। आखिर ऐसा क्या रहता है इन जंगलों में? उस रेडियो के होस्ट ने उनसे आगे पूछा, क्या तुम मेरी बात मान सकोगे अगर मैं तुम्हें बताऊं इन जंगलों में एक खूनी दरिंदा जिसे वेंडिगो कहा जाता है वो वास करता है? तो क्या तुम मेरी बात का यकीन कर पाओगे? उस वक्त उस ऑफिसर के बयान ने सबको बहुत हिला कर रख दिया था। लोग तरह तरह की बातें करने लग गए थे। कुछ लोगों का तो ये भी मानना था कि ये सब काम किसी उड़ते हुए जीव का ही हो सकता है। कोई ऐसा भयानक और बड़ा सा जीव जो 2 10-12 साल के बच्चों को अकेला ही उठा वहां से उड़ गया हो
उस समय ये केस बहुत चर्चा में आ गया था, पर इन सब के बाद भी वो बच्चे अब कभी नहीं मिल पाए थे। जो भी था, लेकिन अब उस फार्मर और उसकी बीवी की लाइफ पूरे तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। इसके अलावा एक और बहुत ही अजीब इंसिडेंट है। ये इंसिडेंट सेंट्रल ओंटारियो के जंगलों और उसके ग्रामीण इलाकों से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि इन जंगलों में कई सालों से लोगों के खो जाने की खबरें आ रही थी, और सबसे अजीब बात तो ये थी कि ये सारे ही लोग सिर्फ हंटर्स थे, और इन सभी की उम्र 50 से 70 साल के बीच में थी। यानी कि इनमें से कोई सब इंसान छोटी उम्र वाला था ही नहीं। ये बात अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करती है। सुनने वाले को लगेगा कि शायद ये लोग बुढ़े थे, इसलिए अपनी हेल्थ या किसी चोट के कारण ये लोग आसानी से जंगल या उसके अंदर रह रहे जानवरों का शिकार बन गए होंगे। लेकिन सच तो ये है कि ये लोग इस तरह गायब हो चुके थे जैसे इन्हें आसमान निकल बैठा हो। यहाँ तक कि इन लोगों का कोई कंकाल भी नहीं मिल पाया था, ना कहीं किसी की खून की बूंदें दिखी थी, ना कुछ। ऐसा ही केस 2 लोगों के साथ घटा था। वीडन और न्यूकॉम दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे, और अक्टूबर के एक दिन अपनी हंटिंग लॉज में हंटिंग करने निकले थे। ये दोनों पहले भी साथ में कई बार हंटिंग करने जा चुके थे, इसलिए इनके पास अब अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। अब इनमें से जो वीडन है, उसका कई सालों पहले एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, जिससे उसकी दाहिनी टांग और बैक में काफ़ी चोट आ गई थी, और इसी की वजह से वो अपने बुढ़ापे में कभी ज़्यादा दूर नहीं चल पाते थे। इसलिए वो जब भी हंटिंग करने जाया करते थे तो वो हमेशा अपनी गाड़ी और अपनी कैबिन से दूर कभी नहीं जाते थे। लेकिन 1960s की एक अक्टूबर की सुबह ये दोनों बर्ड हंटिंग के लिए हंटिंग लॉज में गए, और फिर कभी वापस ही नहीं आए। उस वक्त इन दोनों के ही पास हंटिंग राइफल्स भी थी। उन दोनों को ढूंढने के लिए बाकायदा एक बहुत बड़ा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था। ये सर्च ऑपरेशन 1960s के सबसे बड़े सर्च ऑपरेशंस में से एक था, लेकिन काफ़ी मुश्किलों के बावजूद भी कई महीनों बाद भी उन दोनों का कुछ पता नहीं लग पाया था। अक्टूबर का महीना था, और अक्टूबर के महीने में बेयर्स हमेशा हाइबरनेट कर रहे होते हैं, तो उन पर किसी बेयर अटैक का होना भी नामुमकिन ही था। जब गर्मी आई और बर्फ़ पिघल गई, तब भी किसी के हाथ कुछ नहीं लग सका था। पुलिस कभी समझ ही नहीं पाई थी कि वीडन, जो अपनी हंटिंग प्लेस से कभी ज़्यादा दूर जाते ही नहीं थे, और उनके दोस्त न्यूकॉम, जो फिजिकली बिल्कुल फिट थे, वो दोनों ही अचानक से आखिर कहाँ गायब हो गए थे। ऐसे ही कितने केसेस हुए थे जिसमें खोए हुए लोगों की उम्र 50 से 60 साल की थी। कोई फिशिंग करने के बाद कभी वापस ही नहीं आता, तो कभी कोई हंटिंग पार्टी से सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए बिछड़ जाता और फिर कहीं खो जाता, और इन सभी में वही चीज़ कॉमन, ये सभी लोग हंटर्स हुआ करते थे। अब ये जो अगली घटना के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बहुत ही खौफनाक है। इसकी शुरुआत तब हुई थी जब प्रेस्टन फैमिली, जिसमें सिर्फ एक हस्बैंड वाइफ और उनका 2 साल का बच्चा ऑस्कर, एक बेरी फार्म से बेरीज तोड़ने गए हुए थे। तो हुआ कुछ यूँ था कि जब ये तीनों लोग अपनी गाड़ी से निकले और एक पतले झाड़ी भरे रास्ते से गुजर रहे थे कि तभी उनका 2 साल का बच्चा ऑस्कर झाड़ियों के अंदर दौड़ पड़ा। उसके पेरेंट्स ये देख घबरा गए और उसका नाम पुकारते हुए वहाँ घुस गए, लेकिन अगले ही पल उन्होंने देखा कि उनका बेटा वहाँ से बिल्कुल गायब हो चुका था। सिर्फ एक ही पल में उन झाड़ियों में जाने के बाद अब कहीं नहीं मिल पा रहा था। उन दोनों ने अपने बच्चे का नाम पुकार उसे ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन उनके बच्चे का उन्हें वापस कोई जवाब नहीं आ रहा था। उन्होंने करीबन 6-7 बार उस जगह को ढूंढा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। तब उस आदमी ने वहीं सर्च जारी रखी और उसकी वाइफ हेल्प के लिए चली गई। अब इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि आगे क्या हुआ, आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस बैरी के खेत में वो लोग थे, वहाँ से करीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत बड़ी सी पहाड़ी थी, और उस पहाड़ी के दूसरी ओर नीचे की तरफ एक लेक हुआ करती थी। उस लेक का नाम व्हाइट बेल लेक था। तो अब जब वो वाइफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हेल्प के लिए गई, तो सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही वहाँ उस बच्चे को ढूंढने के लिए करीबन 250 लोगों की टीम इकट्ठा हो गई थी। वो टीम पूरा दिन उस बच्चे को ढूंढने लग गई थी। ताज्जुब की बात थी कि अगले 3 महीने के बाद भी
जिसमें अब करीबन 2000 लोगों ने सर्च में हेल्प की थी, उनके हाथ अब भी कुछ नहीं लगा था। लेकिन 3 महीने बाद अक्टूबर के महीने में जब एक स्थानीय आदमी व्हाइट बेयर लेक, जो उस बच्चे के खो जाने वाली जगह से करीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर थी, वहाँ उस लेक में फिशिंग कर रहा था, तब उस समय उसने फिशिंग करते दौरान एक दिल दहला देने वाला मंजर देखा। उसने देखा कि लेक के ऊपर कुछ सफ़ेद सा तैर रहा था। पहले तो उसे लगा था कि शायद वो कोई अलग ही बड़ी सी मछली होगी, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि वो तो एक छोटे से बच्चे की लाश थी। ये देखते ही वो बहुत घबरा गया था और उसने पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया। उस ओर से पुलिस वालों ने प्रेस्टन फैमिली को भी बुला लिया था। दुर्भाग्य से वो उन्हीं के बच्चे ऑस्कर की लाश थी। इस इंसिडेंट ने प्रेस्टन फैमिली को तो हिलाकर रखा ही था, लेकिन उनके साथ साथ सर्च एंड रेस्क्यू टीम भी अंदर से हिल चुकी थी। क्योंकि आप सोच के देखिए कि 2 साल का बच्चा खुद ब खुद एक 1800 फीट की ऊंचाई वाली पहाड़ी चढ़कर 4-5 किलोमीटर दूर उस लेक तक आखिर कैसे जा सकता था। उसके खो जाने वाली जगह पर कोई भी नदी नहीं बह रही थी और ना ही वो तालाब किसी से जुड़ा था। ऑफिसर्स बताते हैं कि उन्हें खोए हुए बच्चे जब भी मिलते हैं, वो उन्हें हमेशा पहाड़ों के निचली ढलान पर ही मिलते हैं, लेकिन किसी बच्चे का अकेला पहाड़ चढ़कर उस तालाब तक जाना बिल्कुल नामुमकिन था। इसके अलावा एक और कहानी है जो कि और भी रहस्यमयी है। एडी अपने माँ बाप के साथ दादा दादी के घर रहने जा रहा था। उनका घर मैनीटोबा के एक ग्रामीण और सुनसान इलाके में था और उनके घर के बाहर बड़े बड़े बैरीज के फार्म्स थे। तो अब हुआ कुछ यूँ कि एक दिन जब एडी अपने दादा के साथ बाहर खेत में बैरीज तोड़ रहा था, तभी उसके दादाजी को उसके चिल्लाने की आवाज़ आई और उस आवाज़ की ओर मुड़ते ही उन्होंने देखा कि उनका पोता अब वहाँ नहीं था। उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म करने में कोई देरी नहीं की, लेकिन एडी के खोते ही उस इलाके में काफ़ी बारिश शुरू हो गई थी, जो कि अब रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर भी जैसे तैसे करके एडी के लिए सर्च जारी रही थी। उसके लिए करीबन 90 सोल्जर्स ने भी पूरा 1 महीना सर्च चालू रखी थी, लेकिन उन्होंने अपनी सर्च के दौरान किसी बहुत अजीब सी चीज़ को देखे जाने का दावा किया था। उन्होंने बताया कि रात के समय उन्हें जंगलों और खेतों में एक बहुत बड़ी और लंबी सी परछाई दिखाई देती है, जो कि वहाँ जंगलों में ही रात भर सोया करती थी। लेकिन जब भी वो लोग उसके पास जाने की कोशिश करते, वो वहाँ से गायब हो जाती। इसके अलावा आसपास में रह रहे लोगों ने एक बहुत अजीब सी चीज़ रिपोर्ट की। उन्होंने कहा कि सुबह सुबह जब वो अपने गाय का दूध निकालने जाते थे, तब वो देखते थे कि उनकी गाय का दूध ऑलरेडी किसी ने निकाला हुआ होता था। वो कई बार रात भर पहरा भी देते, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगता। एडी के लिए शुरू की गई खोज भी बिल्कुल नाकाम साबित हुई थी। अब इसके साथ साथ एक और कहानी है जिसके बारे में आज भी लोग उसे सुन कांप उठते हैं। मैं 1980s की बात है। एडगर एक 25 साल का फिजिकली फिट लड़का था और वो हर कुछ महीनों में अकेला ही जंगलों में कैंपिंग और ट्रैकिंग के लिए चला जाया करता था। वो अक्सर अपनी फैमिली को अपनी इन कैंपिंग ट्रिप्स के बारे में बताकर ही जाता था और हमेशा की तरह वो 4-5 दिन बाद वापस आ जाया करता था। लेकिन एक कैंपिंग ट्रिप के दौरान वो 4-5 दिनों के बाद भी वापस नहीं आया। उसकी फैमिली में सब चिंता करने लगे और उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी इन्फॉर्म कर दिया। अब 6 दिन बीत जाने के बाद भी एडगर घर वापस नहीं आया था। अब उसको ढूंढने के लिए एक ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया गया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं लग पाया था। पर एक फॉरेस्ट ऑफिसर जिनका नाम रेगन था, उन्हें एक पेड़ के ऊपर किसी के कपड़े टंगे हुए दिखाई दिए। फैमिली से बात करने पर पता लगा था कि वो कपड़े एडगर के ही थे। अब ये पता चलते ही वो लोग समझ गए थे कि वो एडगर के काफ़ी नज़दीक थे। लेकिन जिस पेड़ के ऊपर उन्हें एडगर के कपड़े टंगे मिले थे, वो पेड़ बहुत ही ऊंचा था और उतनी ही ऊंचाई पर वो कपड़े भी टंगे पड़े थे। सबने सोचा कि शायद हवा की वजह से उसके कपड़े वहाँ उड़कर चले गए होंगे, लेकिन एडगर अब किस हालत में होगा, उसे लेकर सब चिंता में आ गए थे। ऑपरेशन को और भी गति से जारी कर दिया गया था। फॉरेस्ट ऑफिसर्स घने जंगलों के अंदर घुस हर एक जगह को चेक करने लगे। तो अब ऐसे ही एक फॉरेस्ट ऑफिसर बताते हैं कि जब वो जंगल के एक दलदली इलाके के अंदर जा रहे थे कि तभी उसे दूर अपने सामने
एक सफ़ेद सा जीव दिखाई दिया। एक पल के लिए उसे लगा था कि शायद वो एडगर ही है, क्योंकि उस जीव की आकृति किसी इंसान से काफ़ी मिलती जुलती थी। लेकिन जब वो उसके थोड़ा और पास गया तो वो समझ गया कि ये तो कोई और ही भला है। ये सब देखते ही वो फॉरेस्ट ऑफिसर अपनी गन हाथ में पकड़े पास वाली झाड़ी में छिप गया। उसने बताया कि उस अजीब से इंसानी जीव के बदन पर कोई भी कपड़ा नहीं था और उसकी चमड़ी का रंग बिल्कुल दूध जैसा सफ़ेद था। उस फॉरेस्ट ऑफिसर के उन झाड़ियों के पीछे छिपे छिपे पसीने छूट रहे थे और इसी घबराहट में उनका पैर एक पत्थर पर लग गया और उस जीव की नज़र उस आदमी पर गई। ये सब होते ही उस जीव ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। वो फॉरेस्ट ऑफिसर बताता है कि वो खौफनाक सा जीव अपने दोनों पैरों और अपने दोनों हाथों पर किसी जानवर जैसा भागता हुआ उनका पीछा कर रहा था। उस फॉरेस्ट ऑफिसर ने अपनी जान बचाने के लिए अपनी गन उस जीव की तरफ कई बार चलाई और उन गन शॉट से डर उस जीव ने उनका पीछा करना छोड़ दिया था। जब वो ऑफिसर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वापस आया था तब उसके चेहरे पर जो डर था उसे देख सब समझ चुके थे कि उसने कुछ बहुत ही डरावना देखा था। उस ऑफिसर ने डिपार्टमेंट में इस घटना के बारे में सभी को सब कुछ बता दिया था। वो लोग भी उसकी बातों को एक झूठी समझ बैठते, लेकिन उसके चेहरे का डर बता रहा था कि उसकी एक एक बात में कितना सच था। शायद इस बात पर सिर्फ वही लोग यकीन कर पाएंगे जिसने उस ऑफिसर का सफ़ेद पड़ा चेहरा अपनी आंखों से देखा था। वॉशबर्न एक बहुत ही छोटा सा शहर है जो कि नॉर्थ विस्कॉन्सिन में बसा हुआ है। वैसे तो ये एक जैसे बहुत बड़ा सा खेत वाला इलाका है जहाँ दूर दूर तक तुम्हें कोई ज़्यादा घर दिखाई नहीं देंगे, सिर्फ खेत ही खेत। और क्योंकि ये घटना वैसे भी 1940s की है तो तब तो वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ही कम थी और इसी के साथ साथ ये इलाका बहुत सारे दलदलों से भी घिरा हुआ था। यहाँ से करीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर एक घना सा जंगल भी था। क्रिस जो उस वक्त सिर्फ 3 साल का था वो अपने दादा दादी के उस घर में ड्राइंग रूम में बैठा टीवी पर कार्टून देख रहा था। मिस्टर कीटिंग जो उसके दादाजी हैं वो बताते हैं कि जब वो ड्राइंग रूम में गए तो उन्होंने देखा कि अब उनका पोता वहाँ नहीं था। उनकी वाइफ और उन्होंने उनके पोते को ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वो कहीं नहीं मिला। इसमें इस बात पर गौर करना बहुत ज़रूरी है कि इस केस में जो बच्चा खोया था वो घर के अंदर बैठा बैठा ही कहीं गायब हो गया था, क्योंकि जितने भी केसेस हमने इससे पहले देखे हैं उनमें लोग बाहर जाने के बाद ही गायब हुआ करते थे। अभी अपने आप में ही बहुत बड़ी बात थी। मिस्टर कीटिंग बताते हैं कि उनके घर में बाहर जाने के सिर्फ 2 ही दरवाजे थे, एक मेन गेट और एक बैक डोर, और वो दोनों ही उस वक्त अंदर से लॉक थे। ना किसी के अंदर आने की आवाज़ आई थी और ना ही किसी के बाहर जाने की आवाज़ आई थी। उन्होंने फटाफट लॉ इन्फोर्समेंट को कांटेक्ट कर दिया और बहुत जल्दी पुलिस ने वहाँ सर्च चालू भी कर दी। लेकिन हैरानगी वाली बात तो ये थी कि उनके साथ जो खोजी कुत्ते थे वो तो वहाँ सर्च करने के लिए तैयार ही नहीं थे। वहाँ के लोकल शरीफ बताते हैं कि ऐसा पहली बार ही हुआ था जब उन सर्च डॉग्स ने ऐसा व्यवहार किया था और ये सब उनकी भी समझ से बिल्कुल परे था। खैर अब कुछ दिनों तक खोज जारी रही लेकिन वो बच्चा कहीं नहीं मिल पा रहा था और अब जब सबने अपनी उम्मीदें बिल्कुल खो दी थी कि तभी एक रात उनके जो पड़ोसी हैं जो उनके घर से करीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर रहते थे उन्हें आधी रात को खेत से किसी के रोने की आवाज़ आने लगी और जब उन्होंने वहाँ जाकर चेक किया तो उन्होंने देखा कि वहाँ ज़मीन पर एक बच्चा लेटा रो रहा था। ये बच्चा क्रिसी था और वो जिंदा था। उसके मिलने के बाद उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया और हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि उसकी तबीयत भी बिल्कुल ठीक थी। लेकिन इस बात से सभी हैरान थे कि आखिर इतने दिनों से वो बच्चा कहाँ था और वो अब तक कैसे उस हालत में अकेला जिंदा बच सका था। और आखिर ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने उस बच्चे को बिना घर का दरवाज़ा खोले ही किडनैप कर लिया था। ये अगला केस भी बहुत ही अजीब और डरावना सा है। ये कहानी हमें वैलेंटीना बताती है। उनका घर एक बहुत दूर दराज और ग्रामीण इलाके में हुआ करता था। बहुत सारे और बड़े खेतों के बीच उनका छोटा सा घर था जहाँ वो अपने मॉम डैड के साथ रहती थी। उन दिनों वो स्कूल में पढ़ती थी। उन्होंने हर रोज़ अपनी स्कूल बस पकड़ने के लिए
एक जंगली और पतले रास्ते से गुजर कर जाना होता था और उनके घर से रोड तक का रास्ता करीबन 300 या 400 मीटर की दूरी पर था। तो अब एक दिन क्या हुआ कि उनके स्कूल में वो लोग एक ट्रिप पर गए हुए थे और वहाँ से आते आते उन्हें अब काफ़ी देर हो चुकी थी। और जब वैलेंटीना की स्कूल बस ने उसे रोड पर उतारा था तब तक रात हो चुकी थी और हर तरफ सिर्फ गहरा अंधेरा ही छाया हुआ था। अब वैलेंटीना ने चलना शुरू किया और उसी पतले और जंगली रास्ते से होकर गुजरने लगी। वहाँ से वो सुबह के वक्त कहीं बाहर गुजरी थी, लेकिन इस बार जब वो उस रास्ते पर चल रही थी तब उसे अपने सामने उस रास्ते के पीछे एक बहुत ही बड़ी और काली सी परछाई दिखी। उस परछाई की आकृति किसी इंसान के जैसी तो थी, लेकिन उसका कद करीबन 9 या 10 फीट हो जाता। वैलेंटीना बताती है कि जैसे ही उसने उस चीज़ को रास्ते के बीचों बीच खड़ा हुआ देखा था तो उसने महसूस किया कि उस जगह के टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर चुका था। ऐसा लग रहा था कि मानो वहाँ बर्फ पड़ रही हो। उस परछाई को देख वैलेंटीना बहुत ज़्यादा घबरा गई। उसने देखा कि उस चीज़ का तो कोई चेहरा ही नहीं था, लेकिन वो चीज़ वहीं खड़े खड़े एक बहुत अजीब सी आवाज़ भी निकाल रही थी। और अब देखते ही देखते उस चीज़ ने वैलेंटीना का पीछा करना शुरू कर दिया। वैलेंटीना भी वहाँ से बहुत तेज़ दौड़ने लगी। उसने बताया कि वो परछाई जानबूझकर उसे उसके घर से दूर ले जाना चाहती थी। वैलेंटीना भागते हुए सड़क तक पहुँच गई, लेकिन सड़क पर कोई भी नहीं था जो उसकी मदद कर सकता था। वो परछाई अभी भी उसका पीछा ही कर रही थी। अब वैलेंटीना इतना डर चुकी थी कि उसके दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था और थोड़ी देर बाद वो वहीं बेहोश हो गई। जब वैलेंटीना रात तक भी घर नहीं आई थी तो उसके माँ बाप ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था, लेकिन वैलेंटीना की बॉडी उन्हें सड़क पर भी नहीं मिली थी, बल्कि उन्हें तो उसकी बॉडी जंगल के अंदर उस जगह से करीबन 50 किलोमीटर दूर मिली थी। अब जिस जंगल में वो मिली थी वहाँ क्या हुआ था, एक बंदा वहाँ फिशिंग करने गया हुआ था और तब उसे वैलेंटीना की बॉडी तालाब के किनारे पड़ी मिली थी। ताज्जुब की बात थी कि वैलेंटीना की तबीयत और हालत दोनों ही बिल्कुल सही थी। डॉक्टर्स ने जब उसे एग्जामिन किया था तब उन्होंने बताया कि ना ही तो उसकी बॉडी डिहाइड्रेटेड थी और ना ही उसको कोई और प्रॉब्लम थी। जब वैलेंटीना को होश आया था तब उसने इस पूरी घटना के बारे में पुलिस को सब कुछ बता दिया था, लेकिन वो लोग उसकी बात को मान नहीं पा रहे थे। उन्हें लगा कि शायद वैलेंटीना ने उस दिन बहुत ड्रिंक कर ली होगी या ऐसा वैसा कुछ, जिसकी वजह से उसे ये सब वहम हो रहा था। लेकिन वैलेंटीना ने आज तक कभी किसी ड्रिंक को हाथ भी नहीं लगाया था। यहाँ तक कि स्कूल में पूछताछ करने के बाद भी पुलिस को ऐसी कोई खबर नहीं मिली थी कि उसने ऐसा वैसा कुछ किया था। और उसकी बॉडी का उनके घर से 50 किलोमीटर दूर एक तालाब के किनारे मिलना इस केस में कुछ भी नॉर्मल नहीं था और ये उस समय के सबसे मिस्टीरियस केसेस में से एक था। उस घटना के बाद से वैलेंटीना कभी भी रात के वक्त उस रास्ते से नहीं गुजरी। ये आने वाली कहानी 2 बच्चों के साथ 1960s में घटी थी। ईथन मिशिगन के एक सुनसान और ग्रामीण इलाके में रहता था। उसका दोस्त बेंजी उसी का पड़ोसी था और उनका घर करीबन 100 मीटर की दूरी पर था। अब ईथन का जो घर था वो दूर दूर तक सिर्फ खेत और जंगलों से ही घिरा हुआ था। तो अब एक दिन उसकी मॉम एंड डैड किसी काम से एक रात बाहर गए हुए थे और इसी के चलते एक साथ रात बिताने और मज़े करने के लिए बेंजी ने ईथन के साथ ही उसके घर रहने का फैसला किया था। वो दोनों बताते हैं कि जब वो रात को अपने कमरे में बैठ बोर्ड गेम्स खेल रहे थे कि तभी उन्हें खिड़की के बाहर से कुछ अजीब सी आवाज़ आई। उन्होंने झांक कर देखा तो बाहर देख उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि दूर ही उस खेत में एक लंबा सा आदमी खड़ा हुआ था। वो वहाँ किसी स्टैचू के जैसे खड़ा हुआ था और उस चांद की रोशनी में वो बहुत ही डरावना सा लग रहा था। ईथन और बेंजी बताते हैं कि हर थोड़ी देर बाद वो आदमी थोड़ा चलता और उनके घर के नज़दीक आता रहता। वो दोनों पूरी रात डर के मारे अंदर छिप के बैठे रहे। जब सुबह हुई और ईथन के पेरेंट्स घर आए तो उन बच्चों ने उन्हें सारी बात बता दी। उनके घर के पीछे उन्होंने कई सारे मुर्गे और सूअर भी पाले हुए थे और जब उन्होंने घर के बाहर पीछे जाकर देखा
तो उनके होश उड़े के उड़े ही रह गए। उन्होंने देखा कि वहाँ बहुत सारे सुअरों की लाश पड़ी हुई थी। किसी की टांगें तोड़ी हुई थी तो किसी का सर शरीर से अलग किया गया था। और भी सुअर बहुत बुरी हालत में थे, लेकिन उनमें से किसी भी जानवर को खाया नहीं गया था, बस मारकर ऐसे ही छोड़ दिया गया था। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि वहाँ के सारे मुर्गे बिल्कुल सही सलामत थे, जबकि सारे सुअरों को मार दिया गया था। पुलिस ने इस चीज़ को लेकर काफ़ी दिनों तक एक इन्वेस्टिगेशन भी जारी रखी थी, लेकिन काफ़ी महीनों के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं लग पाया था।